अच्छा, नेक्स्ट आपको जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन क्या है। तो हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में हमने सर्किट डायग्राम ड्रा की कि उसके दो सर्किट्स होंगे। इनपुट सर्किट में भी हम बैटरी फिट करेंगे लो वोल्टेज की, फिर इनपुट रेजिस्टर लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट सर्किट बनाएंगे। आउटपुट सर्किट में हाई वोल्टेज बैटरी प्लेस करेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस भी हाई होगी। और फिर तीन डिफरेंट मतलब तीन जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होंगे, दो सेम टाइप के सेमी कंडक्टर, बीच में एक डिफरेंट टाइप के सेमी कंडक्टर सैंडविच करके एम्पलीफायर बना देंगे और उसको सर्किट में फिट कर देंगे और वो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन इसके ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे थे। जो हमने ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ा उसके कंपोनेंट्स क्या थे? हाँ, कि सेपरेट कंपोनेंट्स को हमने मिलाया और एम्पलीफायर बनाया। कंपोनेंट्स हिला दे सेपरेट। अगर हमें हर सर्किट में बहुत सारे, चूंकि जितनी भी डिवाइसेस है मोस्ट उनमें एम्पलीफायर यूज होता है, तो अगर ये सारे अलग-अलग कंपोनेंट्स वहां जोड़ने पड़े और उसके बाद एम्पलीफायर बनाना पड़े तो ये काफी टफ काम है, ठीक है। तो बजाय इसके का हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के एम्पलीफायर बनाए, हम एम्पलीफायर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इसकी शेप बना देते कि तमाम जितनी भी एम्पलीफायर के कंपोनेंट्स है वो किसी एक ही चिप पे हम इनकॉर्पोरेट कर देती और जिस सर्किट में भी हमने कनेक्ट करना हो सिर्फ वो चिप ले जाएंगे, उस चिप के टर्मिनल हमने रखे होंगे, वो चिप कनेक्ट कर देंगे, अंदर सारा सर्किट ऑलरेडी बना हो। बात समझ रहे हैं ना? हमें लाद से दोबारा सर्किट डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह सपोज करो कि मतलब आपका मोबाइल का बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स जोड़ने के बाद आपके पास एक डिवाइस बनती है। अब उसको रन करने के लिए क्या है, आपने सिर्फ बैटरी डालनी है, बैटरी को चार्ज करना है, वो चलेगा, ठीक है। टर्मिनल रखा हुआ है कि कहाँ से आपने ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है और कैसे रन करना है। अंदर सारे सर्किट्स कंप्लीट कि एक चिप पे सिलिकॉन या जिसकी भी बनी हुई उस चिप पे तमाम सर्किट्स इनकॉर्पोरेट किए हुए, ठीक है। तो ये इजी है। बजाय इसके कि आपको वो सारे कंपोनेंट दे दिए जाए कि जब मोबाइल चलाने पहले सारे कंपोनेंट जोड़ो, उसके बाद फिर उन कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद आप कनेक्शन बनाओ और उसको एक्सटर्नल कनेक्शन से कनेक्ट करके बैटरी चार्ज करो और फिर चलाओ। तो ये शायद ऐसा करते हुए आपकी पूरी लाइफ गुजर जाए, उसके बाद आपको मोबाइल कहीं चल सके, ठीक है। तो इसलिए ये काम काफी मुश्किल है कि तमाम कंपोनेंट से लादा अगर हमें जोड़ने पड़ते हैं तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग करते हैं एम्पलीफायर की। डायरेक्ट कपलिंग का मतलब ये है कि हम एक तरह से एम्पलीफायर के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले उनको एक चिप पे इनकॉर्पोरेट कर देती और वो सिंगल चिप एज एम्पलीफायर एक्ट करती है और उस चिप के बाहर हम टर्मिनल रख देती, जिस भी सर्किट में कनेक्ट करना हो हम सिर्फ वो जो बाहर टर्मिनल ऑलरेडी हमने रखे हुए वो सर्किट में कनेक्ट कर देती, एम्पलीफायर अपना काम करते, ठीक है। इस तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जिस पे हमने पूरा सर्किट्स कंप्लीट किया हुआ इनकॉर्पोरेट किया उस चिप पे एम्पलीफायर का, उस एम्पलीफायर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इसका पर्पस भी दूसरे आम एम्पलीफायर से डिफरेंट है, ये बहुत सारे और भी काम करने के लिए यूज होता है, लेकिन शॉर्टकट इसको हम क्या कहेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम कैसे बनाते हैं? हाँ मुजम्मल, all the components are on single, किसी सिंगल चिप पे सारे कंपोनेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट कर देते, लाइक पूरा सर्किट डिजाइन कर देते और उस चिप को हम किसी खास किस्म के मतलब किसी में इनक्लोज कर देती, कोई भी बॉडी लाइक चिप है, चिप को किसी स्पेसिफिक बॉडी के अंदर इनक्लोज कर देती हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैप्सूल। जिस तरह कैप्सूल के मतलब आप यूज करते हैं उसकी एक बाहर बॉडी होती है, वर्किंग जो चीज होती है वो उसके अंदर फिट होती है ताकि काम तो उसने करना होता है ना। लाइक आप मेडिसिन लेते कैप्सूल, वैसे ये जो मेडिसिन वाला ये तो देखा होगा ना, उसके बाहर एक बॉडी होती है, उसका क्या पर्पस होता है? सिर्फ उसकी हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना, जो उसके अंदर ओरिजिनल चीज होती है उसकी, ठीक है, काम उसने करना होता है। सेम एज इट इज हम सर्किट डिजाइन कर लेंगे, एक चिप पे ये पूरे सर्किट एम्पलीफायर डिजाइन कर लेंगे और इसको कहाँ इनक्लोज कर देंगे? हाँ,
या किसी स्पेसिफिक मतलब इसकी हिफाजत के लिए हम इसको इनक्लोज कर लेंगे किसी स्पेसिफिक कंटेनर या मटेरियल के अंदर, ताकि ये टूटने से या डिस्ट्रॉय होने से बचे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? जिस भी बॉडी में हम इसको इनक्लोज करेंगे उस बाहर इसके टर्मिनल रख देंगे, ठीक है, ताकि टर्मिनल से हम कनेक्शन कर सकें। बात समझ गए? तो सिंगल चिप पे इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एंड इनक्लोज इन अ कैप्सूल दैट protected। अब इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? फिर अगर हम इसको बंद कर दिए तो लाजमी बात है कुछ टर्मिनल इसके हमने ओपन रखे होंगे जिनके थ्रू हम कनेक्शन करेंगे। It is connected with external circuit with the help of टर्मिनल्स। अब ये टर्मिनल्स कौन कौन से हम रख सकते हैं? इनपुट टर्मिनल होगा, आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, पावर सप्लाई टर्मिनल। ये सारे टर्मिनल हमने उस कैप्सूल से बाहर रखी हुई, ठीक है, और इन टर्मिनल की मदद से हम कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है? ओरिजिनल में ये आम एम्पलीफायर से किस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो ये आगे की इसका कनेक्शन या इसका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, आम एम्पलीफायर से। लेकिन ये बहुत सारे और भी प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं जो आम एम्पलीफायर नहीं कर सकता, ठीक है। ये डिजिटल प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक आपकी मैथमेटिक्स। सपोज करो आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं ना, कैलकुलेटर पे कोई चीज आप लिखते हैं, आगे आपको आंसर मिल जाता है, अंदर कौन बैठा होता है आंसर देने के लिए? सर्किट्स होते हैं ना। सर्किट इस तरह डिजाइन किए होते हैं कि वो जो आप ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो उसको रीड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देते हैं, ठीक है। और मोस्टली उनमें कौन यूज होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज भी होती है, ठीक है। इस तरह आपकी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं डिजिटली, कि आप मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, आगे आपको डिजिट्स में आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां कौन यूज होता है? यही ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है। तो इसका मेन पर्पस भी क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? इट इज हाई गेन एम्पलीफायर। इट इज हाई गेन एम्पलीफायर। ये हाई गेन एम्पलीफायर होता है दैट कैन परफॉर्म नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिजिटल। लेकिन एक और इसमें चीज कॉमन होती है, मोस्टली बच्चे उसको समझने में गलती कर जाते हैं। यहां लिखा होता है इट इज हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्ट करंट के लिए यूज होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, एसी के लिए नहीं। ऐसा यहाँ नहीं होता। लाइक यहाँ जो डीसी मेंशन होता है हाई गेन डीसी एम्पलीफायर, दिस डीसी डजंट मीन डायरेक्ट करंट, किसी डायरेक्ट करंट को एम्पलीफाई करते हैं या डायरेक्ट सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। हमारी सिग्नल तो मोस्टली होती ही एसी सिग्नल, डीसी तो बहुत कम होती, ठीक है। तो फिर अगर ये डीसी को एम्पलीफाई करता है तो बाकी तमाम सिग्नल तो फिर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कपलिंग। इस डीसी का क्या मतलब होता है? कि ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, ठीक है, और हाई गेन होता है। लेकिन ये एम्पलीफाई, मजे की बात है, दोनों सिग्नल को करता है, डीसी को भी और एसी सिग्नल दोनों को ये एम्पलीफाई करता है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं?
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, log, एंटी log, एटसेट्रा। ये सारे ऑपरेशन ये करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। बट ये सारे ऑपरेशन कैसे करेगा? एनालॉग वैसे नहीं करेगा, डिजिटली करेगा, सिर्फ आपको डिजिट्स में आंसर दे देगा। मीन के इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन डिजिटल। सच टाइप ऑफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा? डिजिटली। डिजिटल, ठीक है, कि डिजिट्स में आपको ये आगे आंसर देगा, ठीक है। एक होता है एनालॉग वे किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा, ये डिजिटली परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाते हैं कि लेट्स सपोज इसको अगर हम मतलब किसी कोई शेप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? सपोज करो कि हम ये एक चिप बनाते हैं और इस चिप पे हमने एम्पलीफायर को डिजाइन कर दिया। एम्पलीफायर का सारा सर्किट हमने किस पे डिजाइन कर दिया? इस चिप। और इस चिप को अब हम कहां बंद करते हैं? एक कैप्सूल के अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बंद करते हैं। क्लियर? अब चिप तो इनक्लोज्ड होगी विद इन कैप्सूल, लेकिन इसके फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्मिनल रखने पड़ेंगे। लाइक यहां से हम एक टर्मिनल रख लेते हैं, इसी तरह यहां से, इसी तरह यहां से, और इधर से भी 3 टर्मिनल रख लेते हैं, ठीक है। और इन टर्मिनल की मदद से हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन करना है। इनपुट से कनेक्शन हमने करना है तो 2 टर्मिनल यूज हो जाएंगे। फिर इस तरह बैटरी कनेक्ट करनी है, 2 टर्मिनल यूज हो जाएंगे। आउटपुट हमें लेनी है तो 2 टर्मिनल यूज हो जाएंगे। बात समझ रहे? तो 6 टर्मिनल हमने इस कैप्सूल से बाहर आ गए फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शन। अब हमें पूरा डिजाइन ही बनाना पड़ेगा एम्पलीफायर का कि पहले सेमीकंडक्टर लो, उसके बाद बैटरीज कनेक्ट करो वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सिर्फ इन टर्मिनल से कनेक्शन करना है, बाकी काम ही इसने खुद करना है, ठीक है। अब ये इजी पोर्टेबल भी है, ठीक है, और इजी टू यूज भी है, क्लियर है। और ये सारा काम करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी? लाइक इसके सिंबॉलिकली हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? सिंबल इसका कैसे होता है? देखो, सिंबल इसका हमारे पास ये 2 टर्मिनल लगे होते हैं इसके, और इस तरह हेड होता है, ठीक है। और हेड के ऊपर एक लाइन यहां होती है, एक लाइन यहां, और ये एक लाइन। लेकिन इन सब का क्या काम है ये मैं आपको बताता हूं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे फिर इसी तरह इसको हमने यूज भी करना है। देखो, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल्स इसके कितने होते हैं? 2 इनपुट टर्मिनल्स। और कौन कौन से 2 टर्मिनल्स इनपुट होते हैं? एक नेगेटिव साइन शो करता है कि ये हमारे सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, ठीक, और इन्वर्ट करता भी है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड टर्मिनल। और दूसरा पॉजिटिव जो इन्वर्ट नहीं करता, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल, क्लियर? यस। और ये 2 टर्मिनल हम यहां बना लेते हैं, लाइक ये हमारे पास आ गया एक टर्मिनल, ये हमारे पास आ गया। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनमें से कौन सा इन्वर्टेड होगा?
नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। अगर इस टर्मिनल के क्रॉस हम इनपुट दे रहे हैं तो इसका आगे कनेक्शन ऐसा होगा कि वो एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन सिग्नल को इन्वर्ट नहीं, फेज शिफ्ट नहीं आएगा। इसके क्रॉस अगर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो क्या होगा कि एम्पलीफाई करेगा लेकिन कनेक्शन ऐसा होगा रिवर्स में कि शिफ्ट कितना आएगा 180 का, सिग्नल इन्वर्ट हो जाए। जैसा कल हमने देखा था कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, लेकिन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हो तो फेज शिफ्ट नहीं आएगा। क्लियर है, वो हमने पढ़ा वैसे नहीं। अब इसको हम ये हेड बना लेगी और इन दोनों के दरमियान यहां बहुत हाई रेजिस्टेंस। क्लियर, दो टर्मिनल्स आ गए, इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड। इन्वर्टेड टर्मिनल का क्या काम है कि अगर इसके अक्रॉस हम ये इनपुट सिग्नल देंगे तो ये हमें आउटपुट सिग्नल कैसा देगा, इन्वर्टेड बट एम्पलीफाइड। ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में फेज शिफ्ट कितना आ जाएगा, फेज शिफ्ट आ जाएगा 180। क्लियर, अगर हम यहां इस टर्मिनल को दें इनपुट सिग्नल। अब नॉन इन्वर्टेड का क्या काम है इस टर्मिनल का, अगर हम जब इसको हम देंगे इनपुट तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। अगर इसको इनपुट देंगे हम सिग्नल तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्राउंड। तो नॉन इन्वर्टेड को अगर हम सिग्नल दें, लेट्स सपोज कि ये हमने सिग्नल दिया इनपुट, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, सेम फेज में बट हाईली एम्पलीफाइड। इन दोनों के दरमियान यहां जो रेजिस्टेंस लगी होती है ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, आरएन कौन सी रेजिस्टेंस है, मच हाई रेजिस्टेंस इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। मेगा ओम समझते हैं ना, मेगा ओम। हाई क्यों लगाते हैं, अब सवाल यही पैदा होता है कि हम इतनी हाई क्यों लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं हम हाई रेजिस्टेंस ताकि हम इनपुट सिग्नल यहां से दें तो वो सिग्नल यहां जाकर वापस ना मुड़ा, आगे हमें आउटपुट भी चाहिए। बात समझ रहे ना, ताकि जो सिग्नल हम दे रहे हैं वो वापस ना। तो इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि ये हमारे इनपुट सिग्नल को वापस आने से रोके, बल्कि ये सिग्नल हमारा आउटपुट में आगे जाए। लेकिन कैसे, ये हम पढ़ेंगे पूरा कनेक्शन आगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसका इंट्रो देख ले। इनपुट ये हाई क्यों रखी जाती है, ताकि इसमें से इनपुट करंट पास ना हो, लाइक इनपुट सिग्नल जो हम दे रहे हैं वो यहां से पास ना हो सके। क्लियर है, इसलिए ये हाई रखी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टर्मिनल होता है, यहां ये वाला टर्मिनल होता है हमारे पास आउटपुट। ये कौन सा टर्मिनल होता है, आउटपुट। और ये होती है रेजिस्टेंस आउटपुट। आउटपुट रेजिस्टेंस अब कौन सी होती है, आर नॉट। ये लो रेजिस्टेंस होती है। ये कौन सी रेजिस्टेंस होती है, लो। लो क्यों होती है, ताकि पावर लॉस मिनिमम है। क्लियर है। अब यहां दो टर्मिनल और लगे होते हैं, ये होती है प्लस वीसीसी और ये होती है माइनस वी। सर ये रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टर लगाया होता है उसकी रेजिस्टेंस है आउटपुट में। हां, ये रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब प्लस वीसीसी कौन सी होती है, कलेक्टर सप्लाइड वोल्टेज होती है। ये कौन सी होती है, कलेक्टर सप्लाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज वही है जो हमने कल पढ़ी, हाई वोल्टेज, ठीक है। और ये कौन सी होती है, एमिटर सप्लाइड वोल्टेज। एमिटर सप्लाइड वोल्टेज। क्लियर। अब ये दोनों एक दूसरे के, एक लगी होती है हमारे पास फॉरवर्ड और दूसरे का कनेक्शन होता है रिवर्स। लेकिन ये दोनों आपस में वोल्टेज में बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती। अगर हमारे पास प्लस वीसीसी की जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस वी ई के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वोल्टेजेस क्या है, बराबर। तो कनेक्शन कौन सा होगा, फिर बैलेंस्ड कनेक्शन। तब कनेक्शन को क्या होगा, बैलेंस्ड कनेक्शन। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अनबैलेंस्ड कनेक्शन।
क्लियर है? Yes, sir. अब अगर ये दोनों बराबर ना हों तो अनबैलेंस्ड, ये आपको कर। अब आउटपुट भी हमें फिर दो तरह का मिलता है, जब बैलेंस कनेक्शन हो तब आउटपुट का सिग्नल भी मिलता है, और जब बैलेंस ना हो तब भी आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन जब बैलेंस कनेक्शन हमारे पास होगा, लाइक VCC और VEE, ये दोनों क्या हो बराबर, तो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा इसके क्रॉस, और दूसरा टर्मिनल एट द सेम टाइम इसका क्या होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा इसके एट द सेम टाइम, दूसरा लाजमी बात है ग्राउंडेड होगा। Yes. एक हाई पे है, दूसरा ग्राउंडेड, ये हमें मिलेगा आउटपुट सिग्नल। और ये कौन सा सिग्नल होगा, जब अनबैलेंस्ड कनेक्शन है, लाइक VCC और VEE बराबर नहीं। लेकिन अगर जब बराबर हो तो तब कैसे मिलेगा सिग्नल, तब दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं होता। लाइक ये कोई एक वोल्टेज है, ये कोई दूसरी वोल्टेज, तो इन दोनों के दरमियान के इन दोनों का डिफरेंस हमें भी नाट के तौर पे मिलता है, लेकिन वो आप पढ़ेंगे नहीं। मोस्टली ये वाला सर्किट यूज होता है और इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये वाला यूज नहीं होता, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इसके बारे में पढ़ना है कि ये वर्क कैसे करेगा, लाइक हम सिग्नल कैसे अप्लाई करेंगे और ये आगे वर्क कैसे करेगा। कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी बुक पे लिखी हुई, वो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन्होंने लिखी हुई है जी इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और इसका पर्पस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज की जाती है, ताकि करंट इसमें से पास ना हो सके, लाइक करंट वापस इधर ना आ सके। अगर यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं तो करंट वापस इधर ना आ सके, क्लियर है? वापस ताकि इनपुट इस सर्किट में सर्कुलेट ना करे, हमें सिग्नल कहाँ चाहिए, आउटपुट सर्किट में। तो सो ये रेजिस्टेंस हाई रहती होती है ताकि ये करंट को ब्लॉक करे, क्लियर? दूसरा इन्होंने दिया हुआ है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस ये लो होती है, और ये लो क्यों होती है ये तो सबको पता है, ताकि पावर कंजम्पशन को कम से कम रखा जाए। और थर्ड वन दिया हुआ है ओपन लूप गेन। अब ओपन लूप गेन, वैसे गेन तो हम निकाल पड़े, गेन करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, गेन क्या होता है, गेन का हमें कैसे पता चलेगा, हाँ, और गेन ऐसे हम देखते हैं लाइक हमने कोई भी सिग्नल दिया है इनपुट, और फिर वो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, आगे हमें आउटपुट के तौर पे मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल कितना ज्यादा एम्पलीफाइड है, और वो हम कैसे निकालते हैं, रेशो से। कैसे निकालते हैं, रेशो से। लेट्स सपोज कि हम इनपुट सिग्नल किसी एक टर्मिनल को दे सकते हैं, या तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे सकते हैं, या तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे सकते हैं। अगर हमें इन्वर्टेड सिग्नल चाहिए तो हम किसको देंगे, इनपुट सिग्नल। हाँ, अगर हमें इन्वर्टेड सिग्नल आउटपुट में चाहिए तो इनपुट किस टर्मिनल को देंगे, इन्वर्टेड चाहिए तो इन्वर्टेड को देंगे ना, नेगेटिव। और अगर नॉन इन्वर्टेड चाहिए, सेम फेज में चाहिए तो। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम किसी एक टर्मिनल को सिग्नल दे रहे हैं तो उसकी वोल्टेज हाई होगी, और दूसरा टर्मिनल उस टाइम क्या कहलाएगा, जाहिर सी बात है ग्राउंडेड होगा, क्योंकि एक लाइव होता है टर्मिनल, दूसरा ग्राउंडेड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तभी वो सिग्नल आगे मूव कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने इनपुट सिग्नल यहाँ इस टर्मिनल को दिया, या इस टर्मिनल को, जिसको मर्जी है, इनपुट सिग्नल मैंने यहाँ दिया इस टर्मिनल। अगर इस टर्मिनल को मैं सिग्नल दूंगा तो ये इसकी वोल्टेज है माइनस, और एट द सेम टाइम इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, इसकी वोल्टेज वैसे तो V प्लस है, बट जब मैं सिग्नल इसको दूंगा तो ये क्या कहलाएगा उस वक्त, ये ग्राउंड हो जाएगा ना, तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन एक बात और है इसमें कि हम जो सिग्नल दे रहे होते हैं उसकी वोल्टेज कितनी सी होती है, बहुत लो। हम जो वोल्टेज
हम जो सिग्नल सप्लाई कर रही होती इसकी वोल्टेज बहुत लो होती है, ऑलमोस्ट मतलब जीरो के करीब करीब होती है। तो फिर इनपुट अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो इनपुट सिग्नल इन दो टर्मिनल के दरमियान आएगा, Yes, sir. तो वो किसके इक्वल आ जाएगा फिर V माइनस माइनस V प्लस, इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल आएगा। या अगर V प्लस के क्रॉस दे रहे हो तो V प्लस माइनस V माइनस, और ये आएगा हमारा इनपुट सिग्नल। और ये ऑलमोस्ट दोनों, क्योंकि हमारा इनपुट सिग्नल बहुत लो वोल्टेज होता है तो ऑलमोस्ट ये दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। अगर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते तो फिर हमारा इनपुट सिग्नल ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहे Yes. क्लियर है ना। Yes. तो फिर गेन कितना हो जाए, गेन क्या होता है, आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। तो आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस V माइनस, लेट्स सपोज इनपुट। तो हमने कहा कि ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, 100% इक्वल नहीं होते। 100% सेम होने का मतलब हो गया कि पक्का इनफाइनाइट आउटपुट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो इनका डिफरेंस बहुत स्मॉल आएगा। डिफरेंस इनका कितना आएगा, इन दो का बहुत स्मॉल, समथिंग डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आंसर क्या है, Infinity. वेरी हाई। आंसर क्या आएगा, वेरी हाई। इट मींस अगर हम इन दोनों की जगह ऑलमोस्ट जीरो रखें तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, आंसर क्या आएगा, बहुत ज्यादा है। इंफिनिटी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, जीरो का मतलब होता है फिजिक्स में निग्लिजिबल। जीरो का मतलब एक्चुअली जो मैथ में आप जीरो पढ़ते हैं वो नहीं होता फिजिक्स में, 100% जीरो। अब इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, ये नहीं होता कि कोई ऐसी चीज जो इनफाइनाइट हो जिसको हम काउंट ही ना कर सके, ऐसा फिजिक्स में नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा नहीं है जो हम मैथ में पढ़ रहे हैं, हमारा मैथ का कंसेप्ट वो कुछ और है, फिजिक्स में इन चीजों का मतलब कुछ और है। जीरो का मतलब है किसी चीज की वैल्यू निग्लिजिबल होगी, बहुत स्मॉल, और इंफिनिटी का क्या मतलब होगा, कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ जीरो का मतलब होगा कि इनका डिफरेंस बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आंसर क्या है, बहुत लार्ज। तो उसको हम ऑलमोस्ट क्या कह देते हैं, गेन जो पावर गेन होगा इसका बहुत हाई होगा एम्पलीफायर का, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाई गेन एम्पलीफायर, हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, इसीलिए कहते हैं। और ये जो बैटरीज होती हैं असल में सारा काम इनको होते हैं। लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की है, अगर ये बैलेंस कंडीशन में हम चलाएं तो ये भी 12 वोल्ट की कंसीडर की जाएगी, ठीक है। सारा काम इनको, क्या ये सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देती। हमारा सिग्नल तो बहुत लो वोल्टेज का होता है ना होने के मुकाबले में, बट ये बैटरी अंदर पूरा सर्किट डिजाइन है, जैसा हमने कल एक सर्किट पढ़ा था ना, वो तो जस्ट एक एम्पलीफायर का सर्किट था। सपोज करो एक एम्पलीफायर के सर्किट ने पावर को कितना बढ़ा दिया था, जो हमने कल पढ़े कॉमन एमिटर में 10 रेज़ पावर 5 तक बढ़ा दिया था ना पावर, लाइक हंड्रेड्स में करंट, हंड्रेड्स में वोल्टेज, और फिर पावर 10 रेज़ पावर 4 to 5 तक पावर गेन था। सपोज करो इसी के साथ अगर आगे कपल्ड एक और ट्रांजिस्टर भी लगाओ, एक ने बढ़ाया पावर को 10 रेज़ पावर 5 तक, वो सिग्नल अब हम दे रहे अगले एम्पलीफायर को, वो उसके साथ लगाओ तो वो उसको फिर कहां पहुंचा दे, बात समझ रहे। तो इस तरह कैस्केड ऑफ एम्पलीफायर हम यूज करके एक स्मॉल सिग्नल को बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लाइक मैक्सिमम पीक वैल्यू अप टू थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिनल सिग्नल तक उसके एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैस्केड ऑफ एम्पलीफायर का मतलब है कि नंबर ऑफ एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, एक का एम्पलीफाइड सिग्नल दूसरे को सप्लाई करो, दूसरे का थर्ड को, तो हर एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता जाएगा, और नेट जो हमारे पास आखिर पे आउटपुट सिग्नल हमारे हमें मिलेगा वो ओरिजिनल के मुकाबले में कोई थाउजेंड्स और 10,000 की रेंज में हाई होगा, क्लियर है। तो इसलिए हम ये चीज क्या